हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवा जैन, ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज लेकर आई हूँ हिंदी की प्रैक्टिस सेट 2। देखिए, जैसे कि यूपी पुलिस की डेट अनाउंस हो चुकी है और सभी सब्जेक्ट को हमें साथ लेकर चलना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कल हमने देखा था हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 और आज हम देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पद की व्याख्या करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह, विराम का मतलब है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। पहले तो हम इसका अर्थ जानेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स रुकना। डियर स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं तो थोड़ा बोलते टाइम कुछ गैप लेते हैं, उनको अगर हम लिखित में बात करें तो वो क्या बन जाते हैं? चिन्ह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चिन्ह। तो पहला चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह का नाम बताएंगे आप, कौन सा चिन्ह है ये, इसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं हम समता मूलक। क्या बोलते हैं? समता मूलक या समता सूचक। डियर स्टूडेंट्स, एक विराम चिन्ह है, इसे आप सब लोग भली भांति जानते होंगे और अच्छे से यूज करते होंगे, है ना। ये हमने बचपन से यूज किया है। इसका नाम बताएंगे आप, ये हमारा है पूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, एक ये अकेला विराम है जो हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, मतलब अंग्रेजी से नहीं आया है। बाकी सभी विराम चिन्ह हमारे अंग्रेजी में भी यूज होते हैं और अंग्रेजी में भी आए हुए हैं, है ना। तो बाकी जो विराम चिन्ह है हमारे, वो सभी अंग्रेजी से भी लिए गए हैं और अंग्रेजी से ही आए हैं। लेकिन एक अकेला चिन्ह, डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा एक अकेला विराम चिन्ह है जो हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, वो है हमारा पूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है अर्धविराम। ये कौन सा विराम चिन्ह है? अर्धविराम। तो हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा अल्प विराम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्प विराम। तो बात आती है कि व्याख्या करने के लिए किसी पद की अगर हमें व्याख्या करनी है तो हम किस चिन्ह का यूज करेंगे? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अल्प विराम हम थोड़ा सा रुकने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे राम श्याम बाजार गए, तो राम कौमा श्याम, राम श्याम बाजार गए, है ना। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा विराम चिन्ह, फर्स्ट अल्प विराम हमारा ये वाला होता है, ये समता मूलक है, समता मूलक है, यानी कि जो बराबरी दिखाए, समता बताए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये पंक्ति किसकी है? डियर स्टूडेंट्स, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पहले तो हमें ये जानना है इसमें कौन सा रस है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा रस है? डियर स्टूडेंट, बतरस मीन्स, बतरस लालच मतलब बातों के लालच में, बतरस लालच बातों की लालच में, इसका मीन क्या हुआ? बातों की लालच में। और लाल हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की क्या कर ली थी? मुरली छुपा ली थी गोपियों ने। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा रस होगा। पहले तो सहयोग श्रृंगार रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, या फिर हास्य रस होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रति। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेम या रति। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये दो होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो आप मुझे बताएंगे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा है संयोग श्रृंगार रस। कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो है ही, श्रृंगार रस में भी कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस। तो ये बताइए पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति है, किसकी है? देव की है, मतीराम की है, घनानंद की है, या बिहारी की है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रसिद्ध पंक्ति हमारी बिहारी लाल जी की है, और बिहारी लाल जी एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी केवल एक ही रचना है, बिहारी सतसई।
कौन सी रचना है डियर स्टूडेंट्स? बिहारी सतसई। इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की थी और वो थी बिहारी सतसई। डियर स्टूडेंट्स, आप बताएंगे क्या बिहारी सतसई को किसकी संज्ञा दी गई है? डियर स्टूडेंट, बिहारी सतसई में 300 से अधिक दोहे हैं, जिसको गागर में सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागर में सागर। इन्होंने अपनी एक ही रचना की और उसी ने गागर में सागर के समान काम किया। किसके समान किया? गागर में सागर। डियर स्टूडेंट, बिहारी सतसई ने केवल एक ही रचना की थी, बिहारी सतसई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार है। डियर स्टूडेंट्स, यौगिक मीन्स जुड़ना, यौगिक मीन्स दो योग होना, यौगिक मीन्स योग होना। तो वर्ण, डियर स्टूडेंट देखते हैं, वर्ण होगा। वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसी इकाई है? लिखित या मौखिक? लिखित। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगर हम मौखिक की बात करें तो वो हमारी ध्वनि है। मौखिक की बात करें तो वो कौन सी है डियर स्टूडेंट? ध्वनि। तो वर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि योग का मतलब है दो शब्दों के मेल से बनाओ, है ना? किससे बनाओ? दो शब्दों के मेल से बनाओ या दो वर्णों के। तो वर्ण तो हमारा नहीं है। देखते हैं उपसर्ग। डियर स्टूडेंट्स, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब है वे शब्द या वे वर्ण जो किसी शब्द के आगे आकर लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो डियर स्टूडेंट, उपसर्ग होगा, या फिर सी ऑप्शन है उपसर्ग प्रत्यय, या फिर समास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर संधि कर लीजिएगा, संधि या समास। डियर स्टूडेंट्स, उपसर्ग को देखते हैं कि हम ये भी दो शब्दों के मेल से या दो वर्णों के मेल से बनते हैं उपसर्ग। जैसे परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। तो ये भी हमारे यौगिक शब्द हैं, ये भी हमारे क्या है? यौगिक शब्द हैं। तो उपसर्ग भी है, सी ऑप्शन है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। तो डियर स्टूडेंट, बी को हम प्रेफरेंस ना देके सी को देंगे, क्योंकि सी में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि है और समास भी है। क्योंकि समास भी हमारे यौगिक शब्द हैं, संधि भी हमारी यौगिक है, प्रत्यय भी यौगिक है और उपसर्ग भी। डियर स्टूडेंट, प्रत्यय वे वर्ण होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, यानी कि शब्द के बाद में लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? डियर स्टूडेंट, रस की जो संख्या थी, अनेक विद्वानों ने उसे 9 बताई है, 9 रस बताए हैं। कितने रस बताए हैं? 9। लेकिन हमारे भरत मुनि के अनुसार, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो 7 है, 6 है, 9 है या 8 है? डियर स्टूडेंट, 7 तो नहीं है, 6 नहीं है, 9 या 8 में से आप मुझे बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध मतलब जो रॉन्ग लिखा हुआ है, उसकी वर्तनी क्या है? रॉन्ग है। तो देखते हैं, प्रज्वलित होगा, समुज्ज्वल होगा, उज्ज्वल होगा या समुज्ज्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, बताइए हमें कि समुज्ज्वल ठीक है, ये वाला प्रज्वलित राइट है और उज्ज्वल भी राइट है। अब आप बी और डी में से मुझे बताएंगे कि समुज्ज्वल ये वाला राइट है या फिर बी ऑप्शन ठीक है या डी ऑप्शन ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग है, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम, विलोम विपरीतार्थक, विलोम अपोजिट, जो क्या बताए? उल्टा अर्थ दे। क्या दे? उल्टा अर्थ। कैसा अर्थ देते हैं डियर स्टूडेंट्स? वे शब्द जो उल्टा या विपरीत अर्थ दें, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो चलते हैं, अर्जन का क्या होगा? गर्जन होगा, विसर्जन होगा, व्ययन होगा या सर्जन होगा। डियर स्टूडेंट, सर्जन हमारे मेडिकल लाइन में यूज होती है, सर्जन, तो सर्जन तो नहीं है। व्ययन होगा, विसर्जन होगा या गर्जन। विसर्जन मीन्स होता है किसी को भी विसर्जित कर देना, बहा देना, तो विसर्जन। अर्जन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स अर्जित करना, किसी चीज को क्या करना? अर्जित करना, कमाना बोल सकते हैं, अर्जित करना। तो इसका विसर्जन तो नहीं होगा।
गर्जन भी नहीं होगा, दहाड़ना। राइट ऑप्शन है इसका व्ययन, मतलब खर्च करना। क्या करना? खर्च करना। अर्जन का विलोम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ण वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग का है। मतलब जो हमारा ण वर्ग है, वर्ण है, डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बताया था ये कौन से वर्ण में आते, कौन से वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये दंत है और तीसरे वर्ग का है, टा वर्ग है, चौथा है और मूर्धन्य है, कंठ है या फिर कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अकहे कंठ, हमने कल ट्रिक जानी थी, अकहे कंठ। जो हमारा का वर्ग है वो कंठ से उच्चारण होता है, तो ये कंठ तो नहीं है। टा वर्ग देखते हैं, दंत, तलस, दंत, तलस, दंत। जो हमारे ता वर्ग है वो किससे उच्चारण होते हैं? दंत से होते हैं, तो दंत तो नहीं है। नेक्स्ट है बचा हमारा बी ऑप्शन, टा वर्ग। कौन सा बचा डियर स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन, टा वर्ग, यानी कि रिट रस मूर्धा, रिट रस मूर्धा। इसकी ट्रिक है रिट रस मूर्धा, रिट रस मूर्धा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डा वर्ण है वो हमारे टा वर्ग में आता है। किस में आता है? टा वर्ग में। किस में आता है? टा वर्ग में। तो ये टा वर्ग है और चौथे नंबर पे आता है। और कौन सा है, कहाँ से उच्चारण होता है इसका? मूर्धन्य है। क्या है ये? मूर्धन्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श व्यंजन कंठ। मतलब व्यंजन कैसा है हमारा? स्पर्श है। उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ध्वनि कैसी है उसकी? अघोष है और महाप्राण है वो। देखिए एक ही वर्ण है, वो स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो ऐसा वर्ण आपको बताना है जो अघोष भी हो, महाप्राण भी हो, कंठ भी हो और स्पर्श भी हो। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक। और वर्ग होते हैं हमारे टोटल 5। वर्ग कितने होते हैं? टोटल 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये के नहीं है, का है। के नहीं है, का है। तो देखते हैं, गा होगा, का होगा, खा होगा या फिर चा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों वर्ड स्पर्श तो हैं। कौन से हैं ये? स्पर्श हैं। अब सर तो उन्होंने सेकंड में ये रख दी कि ये कंठ है या नहीं है। तो कंठ हमें देखना है, कंठ में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा और घा। तो डियर स्टूडेंट्स, चा तो हमारा नहीं होगा क्योंकि चा हमारा कंठ नहीं है। फिर बचा का और खा और गा। अब हमारे पास ए, बी, सी 3 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन एक शर्त और है हमारे पास कि व्यंजन कैसा होना चाहिए? अघोष। डियर स्टूडेंट्स, अघोष की जो ट्रिक है वो है 12 सा सा सा। अघोष क्या होता है हमारा? 12, मतलब वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा, 12 चा, चा और शा, मतलब 12 और तीनों सा वर्ण कौन सी होती है? अघोष होती है। तो पहला दूसरा यानी कि का और खा। गा तो हमारा तीसरा है, तो गा को हम कट करेंगे, गा नहीं होगा। बचे हमारे 2 ऑप्शन, का और खा। बचे हमारे 2 ऑप्शन, का और खा। अब एक शर्त उन्होंने और दे दी कि महाप्राण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? महाप्राण। डियर स्टूडेंट्स, जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो होते हैं 24, मतलब वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि अघोष और महाप्राण में दोनों में कौन कॉमन है? सेकंड नंबर। और देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारा का आता है या खा आता है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए थे। तो देखना है का आएगा या खा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सब हमारे क्या हो गए? कट हो गए, क्योंकि उन्होंने शर्त दे दी थी व्यंजन कैसा होना चाहिए? कंठ होना चाहिए, अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक, जो कि विशेषण से बनी है। डियर स्टूडेंट्स, संज्ञा हमारी क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताती हैं। संज्ञाएं हमारी टोटल 5 होती हैं, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो देखते हैं, जो वैधव्य है अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है। पहले इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। तो ये किससे बनी है? वैध से,
वैधानिक से, विधवा से या विवाह से? डियर स्टूडेंट्स, विवाह से तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन से बताइए आप कि वैद्य होगा, वैधानिक होगा या विधवा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी वैधव्य भाववाचक संज्ञा है वो विधवा से बनी है। किससे बनी है डियर स्टूडेंट्स? विधवा से। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुरा। बुरा एक शब्द है का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? डियर स्टूडेंट्स, क्या बुरा को संज्ञा के रूप में यूज कर सकते हैं, सर्वनाम के रूप में यूज कर सकते हैं, विशेषण के रूप में यूज कर सकते हैं, क्रिया विशेषण? डियर स्टूडेंट्स, संज्ञा के रूप में हम बुरा का यूज कर सकते हैं बुराई। कैसे? बुरा का क्या करके? बुराई, जो कि एक कैसी संख्या है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। तो संज्ञा के रूप में हम बुरा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बचा हमारा सर्वनाम। सर्वनाम आप बताइए मुझे, क्या बुरा का सर्वनाम के रूप में यूज कर सकते हैं या नहीं? सी ऑप्शन देखते हैं, विशेषण। सी ऑप्शन क्या है हमारा? विशेषण। डियर स्टूडेंट्स, विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। और डियर स्टूडेंट्स, ये जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विशेष। शब्द से कहाँ लगेंगे? पहले लगेंगे। और जिस शब्द की विशेषता बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? विशेष। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? विशेष। जैसे मैंने बोला बुरा आदमी, है ना, तो क्या हम इसका विशेषण के रूप में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आदमी क्या है? अपने आप में संज्ञा है, विशेष हो गया, है ना। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? संज्ञा, जो कि एक क्या है? विशेष। तो हम विशेषण के रूप में हमने देखा बुरा का यूज कर सकते हैं, तो विशेषण के रूप में भी बिल्कुल कर सकते हैं, संज्ञा के रूप में बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है डियर स्टूडेंट, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण, डियर स्टूडेंट, नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए विशेषण अभी हमने जाना जो किसी की भी विशेषता बताते हो। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की भी विशेषता बताएं। लेकिन क्रिया, यहाँ पे अपने आप में एक वर्ड और लग गया, क्रिया, मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। किसकी विशेषता बताएं? क्रिया की। क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, बुरा का हम क्रिया विशेषण के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वनाम के रूप में हम बुरा का यूज नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसंत के मौसम में पीले फूल, कैसे फूल? पीले फूल खिलते हैं। इसमें विशेषण बताइए डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने जाना विशेषण क्या होते हैं, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो फूल हमारा क्या है? संज्ञा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फूल कौन सी संज्ञा है? फूल क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये संज्ञा कौन सी है आप मुझे बताएंगे। अब फूल कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? पीले। फूल कैसे हैं? पीले। तो ये पीले अपने आप में क्या हो गया? विशेषण। पीले क्या हो गया अपने आप में? विशेषण। अब ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है डियर स्टूडेंट्स? गुणवाचक। फूल कैसा है उसका गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये कैसा हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण कौन सा हो गया? गुणवाचक। तो आपको इसमें बताना है कि विशेषण कौन सा है, मौसम है, फूल है, खिलते हैं या पीले। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्षण भंगुर। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? अब विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो, तो ये इसके ऑप्शन है दशाबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक या गुणबोधक। डियर स्टूडेंट, दशा मीन्स जो स्थिति बताएं, स्वाद जो स्वाद बताएं, तो क्षण भंगुर स्वाद तो नहीं बता रहा है, कालबोधक जो समय बताएं, गुणबोधक जो गुण बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है, 3 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, दशाबोधक, कालबोधक या गुणबोधक। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स? क्षण मीन्स पल। क्षण मीन्स पल। क्षण भंगुर जो पल में भंगुर हो गया, पल। क्षण मीन्स पल या समय। तो ये क्या बता रहे हैं? काल बता रहे हैं। क्या बता रहा है? काल। तो राइट ऑप्शन है हमारा कालबोधक विशेषण। कैसा विशेषण डियर स्टूडेंट्स? कालबोधक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, हमारी हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए एक हम अभी ट्रिक देखेंगे। देखिए, जैसे पानी है,
शिक्षा है, योजना है या पुस्तक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानना है तो हम उनका उच्चारण करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? उच्चारण। जैसे पानी पी या पानी पिया। पानी पिया, हम कभी पानी पी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पानी पिया, पानी पिया। नेक्स्ट, शिक्षा ली या शिक्षा ली, शिक्षा ली बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये? शिक्षा ली। योजना बनाई या योजना बना? योजना बनाई। पुस्तक पढ़ी या पुस्तक पढ़ा? प्रोनाउंस करके देखेंगे, पुस्तक पढ़ी। कभी हम ये नहीं बोलते पुस्तक पढ़ा, पुस्तक पढ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें मुझे बताएंगे अब कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? पानी पिया, शिक्षा ली, योजना बनाई या पुस्तक पढ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। देखिए, ये नहीं है और है वर्ड में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें देखना होता है ठीक से कि नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग? पानी। कौन सा है? पानी, क्योंकि पानी पिया हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है। शिक्षा ली, योजना बनाई, ये सब अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्रजा का बहुवचन। बहुवचन मतलब जो एक से ज्यादा हो, है ना। बेवचन जो एक से ज्यादा का वर्णन करे। तो प्रजातंत्र होगा, प्रजा होगा, प्रजागण होगा या प्रजाजन होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रजा का बहुवचन हमेशा और हमेशा प्रजा ही रहता है। क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स? प्रजा। प्रजागण या प्रजाजन, प्रजातंत्र नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तद्भव है? तो डियर स्टूडेंट्स, बे शब्द जो हिंदी से ही निकले हैं उनको क्या बोलते हैं हम? तद्भव, है ना। लेकिन जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, संस्कृत तत्सम, कौन से शब्द? एक होता है हमारा तत्सम। डियर स्टूडेंट्स, ये संस्कृत के और संस्कृत से ज्यों के त्यों ही हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, लेकिन तद्भव शब्द अपने आप में हिंदी भाषा के ही हैं। तो देखते हैं, कुपुत्र होगा, अमीय होगा, इष्टिका होगा या उलुक होगा। डियर स्टूडेंट, तत्सम हम अपने देखेंगे, तत्सम अपने आप कहता है कि मैं संस्कृत से निकला हूँ। किससे निकला हूँ? संस्कृत से। तो जो उलुक है वो हमारा संस्कृत का वर्ड है, तो तद्भव तो नहीं होगा। इष्टिका हमारा संस्कृत का वर्ड है। कुपुत्र और अमीय में आप मुझे बताइए कि कौन सा शब्द तद्भव होगा? कुपुत्र होगा या अमीय होगा? डियर स्टूडेंट्स, जो अमीय है वो हमारा तद्भव शब्द है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स? तद्भव। ये हिंदी भाषा का ही है। और जो कुपुत्र है वो हमारा संस्कृत भाषा से आया, यानी कि तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है पाषाण और पाहन, रात्रि और निशा, सूकर और शुअर, नृत्य और नाच। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रात्रि और निशा दोनों ही अपने आप में तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम। इन्होंने पूछा है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, पाषाण अपने आप में तत्सम शब्द है और पाहन तद्भव है। शूकर अपने आप में तत्सम है और ये वाला वर्ड अपने आप में तद्भव है। नृत्य अपने आप में तत्सम है और ये अपने आप में तद्भव है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रात्रि और निशा दोनों ही शब्द अपने आप में तत्सम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे उपसर्ग होते हैं हिंदी के, संस्कृत के, है ना। संस्कृत भाषा से भी आए, उर्दू भाषा से भी आए और हिंदी के भी उपसर्ग है। तो यहाँ पर पूछा है उर्दू, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कपूत है, 19 है, अधपका है या खुशबू है। डियर स्टूडेंट्स, अधपका, अध प्लस पका, अध प्लस पका, 19 उन, उन्त प्लस नीस, कपूत, का प्लस पूत, का प्लस पूत, जो कि हिंदी के हैं। खुशबू, डियर स्टूडेंट्स, ये जो खुशबू खूब उपसर्ग है ना, ये अपने आप में उर्दू का है। किसका है डियर स्टूडेंट्स? उर्दू का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, अधपका, 19 और कपूत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यय रहित शब्द है। डियर स्टूडेंट, प्रत्यय जहां भी आए हमें तुरंत समझ जाना है जो पीछे लगे। कहाँ लगे? पीछे, शब्द के पीछे से आके लगे, पीछे से आके आगे लगे, मतलब पीछे से आकर लगे शब्द के। और हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे और प्रत्यय पीछे।
तो डियर स्टूडेंट्स इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे दुर्गुण, दुर्गुण किस शब्द से मिलकर बना है? दुर प्लस गुण। डियर स्टूडेंट मूल शब्द अपने आप में गुण है। मूल शब्द क्या है अपने आप में? गुण। और दुर कहाँ लग गया? गुण के आगे। तो आप मुझे बताएंगे कि ये उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा? डियर स्टूडेंट्स दुर प्लस गुण, ये कहाँ लगा है? गुण मूल शब्द है और मूल शब्द के आगे आगे लग गया, तो ये क्या हो गया अपने आप में? उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन देखते हैं, गोद है, चिन्ह है, संख्या है या फिर अंग है। अंक का आपको अर्थ नहीं बताना है। अंग मीन्स क्या होता है? हमारे शरीर का कोई पार्ट है ना अंग। संख्या एक नंबर, चिन्ह और गोद। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अंक का अर्थ अंग नहीं होता। अंक मीन्स गोद भी होती है, अंक मीन्स चिन्ह भी होता है और अंक मीन्स संख्या भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। डियर स्टूडेंट दर्प का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ए ऑप्शन है तिरस्कार, बी है अहंकार, सी है सर्प और डी है दर्पण। डियर स्टूडेंट्स दर्पण मीन्स शीशा और सर्प मीन्स सांप, अहंकार मतलब घमंड और तिरस्कार मतलब निरादर करना। तो दर्प का आपको पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? डियर स्टूडेंट्स दर्प मीन्स होता है अहंकार। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है, यानी कि अहंकार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखे 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए और एक एक क्वेश्चन की हमने व्याख्या करी, मतलब एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 या 5 क्वेश्चन कवर हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल लेकर आते हैं टेस्ट नंबर सीरीज 3rd।